नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हर एक वीडियो जो हम लीगल विषय में बनाते हैं महत्वपूर्ण होता है, पर आज का वीडियो, आज के बर्निंग टॉपिक रेरा कानून कैसे चल रहा है, कितनी जल्दी इसमें न्याय मिलता है और उस न्याय को मिलने के बाद, उस ऑर्डर के होने के बाद कितना समय लगता है उस ऑर्डर को लेकर के घूमते रहने में, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ता है और उसके बाद उस ऑर्डर का क्या होता है, आपको पैसा वापस मिलता है कि नहीं मिलता है, इस सारे विषय पे है। पूरा वीडियो देखना है आज का, और इसके कमेंट्स में आकर के मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो ठीक लगा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि ये जिनको न्याय नहीं मिला है उन सबको न्याय दिलाने में मदद करे। तो आइए आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम रेरा के ऊपर अपना एक ओपिनियन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये वीडियो किसी एक राज्य से संबंधित नहीं है। पूरे देश में जो रेरा कानून लागू हुआ है उसके ऊपर बनाया गया है। उस कानून में क्या ऐसी कमियां रह गई कि आज रेरा आने के बावजूद किसी को भी न्याय मिलने में, रिफंड मिलने में निहायत ही बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है, और उसके बाद भी अक्सर न्याय नहीं मिलता। ये वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो में जो हमारा ओपिनियन है इस कानून को लेकर के, वो ओपिनियन पूरे राष्ट्र में फैलना चाहिए। और इस कानून में, चूँकि अभी नया कानून है, इसमें अमेंडमेंट्स बहुत आराम से हो सकते हैं। देश को अमेंडमेंट करने के लिए, हमारे मंत्रालयों को अमेंडमेंट करने के लिए जनता की एडवाइस की आवश्यकता होती है, और वो एडवाइस देना बेटर है इससे पहले कि आप अपना पैसा ही लुटा के बैठ जाएं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें आज ये बताने जा रहा हूँ कि जिस दिन आप केस फाइल करोगे उस दिन से न्याय मिलने के बीच में क्या क्या होगा और कैसे आपके साथ आपको न्याय नहीं मिलेगा। और बहुत ही किस्मत अच्छी हुई, आपका बिल्डर बहुत ही सज्जन हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज़ आप ऐसे इस पिलर से उस पिलर तक, पिलर टू पोस्ट ऐसे ही दौड़ते रहेंगे और फाइनली कुछ भी हाथ में नहीं आता। तो इसको मैं स्टार्टिंग से, डे वन से, सपोज़ आपने अपने प्रॉपर्टी का रिफ़ंड मांगने के लिए आपने रेरा में कंप्लेन फाइल करी, तो आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर, जो एप्लीकेशन फॉर्म था, उनका ब्रोशर, सारा कुछ आपको अपलोड करना होता है प्रॉपर वे से वेबसाइट में। कैसे ये सब चीज़ें अपलोड होती हैं, इसके लिए हमारी टेक्निकल टीम एक बार दोबारा से एक वीडियो बनाएगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कंप्लेन फाइल कैसे की जाती है। जब कंप्लेन फाइल हो जाती है तो उसके बाद आप इसके 4 प्रिंट आउट निकालते हो और जाकर के रेरा के दफ्तर में हार्ड कॉपियाँ सबमिट करते हैं। उनको बताते हैं कि साहब ऑनलाइन ऑलरेडी जमा हो चुका है, और उसके बाद जब वो रिसीविंग दे देते हैं तो वो 7 से 10 दिन का, अब समय का खेल चालू हो गया भैया, 7 से 10 दिन का टाइम लेंगे वो आपको, आपके बिल्डर को नोटिस इशू करने के लिए। ये समय इसलिए लिया जाता है कि वो आपकी कंप्लेन का पूरा मूल्यांकन करते हैं, उसमें कहीं पे कोई कमी हुई, कोई कागज़ की डेफिशिएंसी हुई तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं। अमूमन अगर आपने वकील नहीं किया और खुद फाइल किया है तो कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो बिल्डर को नोटिस देने में उनको लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। जब वो बिल्डर को नोटिस देते हैं तो उसमें वो पूरी कंप्लेन उसकी कस्टमर की बताते हैं कि इसके ये ग्रीवेंसेस हैं, लिहाजा आप इसके अनुसार, आपके एग्रीमेंट के क्लॉज सो एंड सो के अनुसार इनका पैसा वापस करें। बिल्डर को उसमें 30 से 45 दिन का समय मिलता है। तो पहले आपका 1 महीना ज़ाया हो गया, अब यहाँ 30 से 45 दिन और हो गए। हम 30 दिन पकड़ के चलते हैं। 60 दिन के बाद बिल्डर रेरा के दफ्तर में खुद नहीं आता है, बहुत बड़े लोग होते हैं वो, उनके पास खूब पैसा होता है, दबा के बढ़िया से बढ़िया वकील हायर करते हैं कि देखो यार, ये किसी ने पता नहीं क्या फालतू की कंप्लेन फाइल कर दी है, जाके इसको ज़रा तारीख अटेंड कराओ और अगली डेट ले लेना। तो वो वकील साहब होते हैं, सीनियर वकील होते हैं, जाते हैं रेरा के दफ्तर में, बिल्डर की तरफ से प्रेजेंट होते हैं और कहते हैं सर हम लोग बिजी थे, हमारा 3 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं और अभी हमें कई लोगों को ठगना है, तो इसकी वजह से आप हमें थोड़ा सा, मतलब वो समय मांगते हैं उसमें। तो रेरा अथॉरिटी मजबूर है, क्योंकि कानून में प्रावधान होता है कि किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए अपोजिट पार्टी को पूरा समय मिलना चाहिए कि वो अपनी कंप्लेन के अगेंस्ट में अपनी जो रिट, अपना जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर वे से सबमिट कर सके। तो अथॉरिटी को उनको 30 दिन का समय देना पड़ता है। मान लीजिए बिल्डर की तरफ से कोई आया ही नहीं या डेट लैप्स हो रही है, तो उसमें फिर वो कॉस्ट लगा देती है रेरा, और कॉस्ट लगा करके एक्स पार्टी केस को चालू कर देते हैं कि ठीक है, वो सुनते हैं, फिर जजमेंट हो जाता है। तो ऐसा होता नहीं, नॉर्मली बिल्डर की तरफ से कोई ना कोई पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी कई बार रेरा के पास पावर है कि वो उसमें पेनल्टी लगा के अगली डेट दे सकता है, पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा संगठन है। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जब जिसके साथ बीतती है वही समझ पाता है, और वो लाचारी का अनुभव करता है कि एक आम आदमी कितना लाचार है इस सिस्टम के अंदर।
खैर चलो, अब उसको 45 दिन का टाइम मिल गया, तो 2 महीने तो पहले ही हो गए थे, उसके बाद 45 दिन का उसको जवाब देने के लिए समय मिल गया। अथॉरिटी को पावर है कि वो 15 दिन का भी समय दे सकती है, 3 दिन का भी समय दे सकती है, लेकिन वकील साहब बहुत बड़े वकील होते हैं और जो रेरा में जो मेंबर्स बैठे होते हैं, जो उनके एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि एक सीनियर वकील के पास मतलब होता है ना एक रिलेशनशिप। तो खैर चलो, अब वो समय मिल गया, तो अब ये आपका खिंच गया 90 दिन तक मामला। 90 दिन के बाद वो हाजिर होगा, हाजिर होकर के वो अपनी स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट वो अपनी तरफ से 1-2 ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि साहब इस कंप्लेन में ये चीज़ गलत बोली गई है। तो अब फिर रेरा के एजुकेटिंग अथॉरिटी को समय चाहिए कि उसने जो जवाब दिया है उस जवाब को समझने के लिए फिर वो कस्टमर को नोटिस देगा कि ये कंप्लेन का आपका जवाब आ गया है, अब आप के जवाब में ये ऑब्जेक्शन है, तो इन ऑब्जेक्शन का आपको क्या ऑब्जेक्शन है वो फाइल करो। तो उसमें फिर 1 महीने का टाइम, 4 महीने हो गए भैया। आपने उसका ऑब्जेक्शन फाइल किया, फिर उसके बाद एक डेट पड़ी, उस डेट में दोनों पार्टियाँ आ गई और सुनवाई हुई। सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं चलती है, मतलब 2 या 3 तारीखें पड़ती हैं और उसके बाद जनरली 6 महीने में ऑर्डर हो जाता है कि भाई आपने गलत किया। बिल्डर को कहा जाता है कि आपने गलत किया, आप इनका पैसा रिफ़ंड करें। तो ये ऑर्डर होने के बाद 2 महीने का समय बिल्डर को दिया जाता है कि वो आप उस ऑर्डर में लिख दिया जाता है कि आपको समय दिया जाता है कि आप 60 दिन के अंदर इनका पैसा, मैं ब्याज जो भी उस समय SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का FD का इंटरेस्ट है उसके ऊपर 2% लगा करके, मान लीजिए आज की डेट में 7% इंटरेस्ट रेट है, तो 9% से आप इनका पैसा वापस करो। बिल्डर अपने वकील को पूछता है कि क्या यार तुमने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया। वो कहता है नहीं सर, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑर्डर है, आपको कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। 60 दिन बीत गए, 60 दिन बीत गए, तो अब आप गए फिर रेरा के दफ्तर में कि साहब पैसा आया हमारा। तो रेरा अथॉरिटी पहले तो पता करने में बहुत टाइम लगता है और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनका पर्सनल किसी का कुछ नहीं है, पैसा आपका गया है। वो कहते नहीं जी आया तो नहीं है, तो ऐसा करते हैं एक नोटिस फिर से इशू कर देते हैं, फिर दोबारा नोटिस इशू होता है। तो यहाँ आपके 8 महीने हो चुके हैं, 6 महीने बाद जजमेंट आया, 2 महीने का टाइम दिया गया बिल्डर को, 8 महीने निकल गए। अब फिर एक नोटिस इशू करेंगे, क्योंकि रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होने से पहले बिल्डर को या अपोजिट पार्टी को सफिशिएंट नोटिस सर्व होने चाहिए। जनरली सफिशिएंट नोटिस माना जाता है 3 नोटिसों को। सेकंड नोटिस गया, फिर वो वकील साहब ने पढ़ा, वो कहते कोई ना इसको फाइल में लगा दो। अब भैया वो फाइल में लग गया। अब आपका जो न्याय है वो फाइलों में दबता चला जा रहा है, कहीं दबा दिया जा रहा है। फिर आप वेट कर रहे हैं 30 दिन, उसमें 30 दिन का टाइम दिया जाता है। 30 दिन के बाद फिर जवाब नहीं आया, फिर आप पहुँचे वहाँ पर, अब मार कचवाए हुए, परेशान कि साहब मेरा कुछ आया। तो वहाँ स्टाफ होता है, सब सरकारी अफसर होते हैं, वो लोग सरकारी कर्मचारी होते हैं। आपको पता ही हिंदुस्तान में अगर मतलब पिछले जन्म में मोती दान करो तो सरकारी नौकरी मिलती है, थोड़ी बहुत जो मिलती थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो अब आप पहुँचे वहाँ पे, तो लंच टाइम हो गया है जी। अब आप बैठे हो, आप दूर से आए हो, मान लीजिए 1:30 से 2 का लंच टाइम है, तो सरकारी डिपार्टमेंट वो 4 बजे तक चल सकता है, 3 बजे तक चल सकता है। फिर आप वेट कर रहे हैं कि सर वो मैडम आई जो टेबल देखती हैं, कहते नहीं मैडम तो आज हाफ डे था उनका, कल आइए आप। अब आप मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, क्योंकि एक एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो फिर आप वापस जाएंगे, फिर आप अगले दिन आएंगे, फिर आप पूछेंगे। खैर चलो, इस बार आपकी किस्मत अच्छी है, मैडम मिल गई। मैडम ने कहा हाँ सर आपका कुछ आया तो नहीं, बिल्डर तो ऐसे ही होते हैं सर, कोई ना मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आपका मन बड़ा खुश हो रहा है कि मैम का बड़ा अच्छा नेचर है। तो कहती सर इसमें ना एक नोटिस और सर्व करना पड़ेगा। तो आप कहोगे मैडम एक नोटिस और सर्व करना पड़ेगा, उसमें कितने दिन देंगे? कहती इस बार हम 15 डेज देंगे उसको, और चिंता ना करें वो नहीं आएगा तो आपका रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। वो कहते हैं ठीक है। अब वो 15 दिन का टाइम फिर दिया गया, फिर नहीं आया। अब जो रेरा के जो अधिकारी हैं उनको पावर है कि अगर वो पैसा नहीं दे रहा है बिल्डर, तो आपका RC इशू करवा सकते हैं वो। अब आपको रेरा के प्रावधान के तहत वो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि अब ये जो लैंड रेवेन्यू का कानून है हिंदुस्तान का, जो कि सिविल कोड के द्वारा गवर्न होता है, जिसमें 20 साल मतलब बाप मुकदमा करता है तो पोते को न्याय मिलता है, उस व्यवस्था की तरफ अब आपको धकेला जाएगा कि ये रिकवरी सर्टिफिकेट है। अब आप स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपका पैसा वापस करवाए, क्योंकि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने फीस ली है, स्टेट गवर्नमेंट ने सब कुछ किया है। तो जब वो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है और वो रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होने के बाद बिल्डर के पास एक कॉपी जाती है, आपको एक कॉपी मिलती है और एक कॉपी DC साहब को भेजी जाती है। अब इस स्टेज में जब DC साहब के दफ्तर में गए तो DC मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और बड़े शहरों में तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बहुत सीनियर IAS अफसर होते हैं जिनके पास दुनिया भर के काम होते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं। उनके दफ्तर में जाना
और उनके दफ्तर में जाकर के उनसे खुद रूबरू होकर बात करना काफ़ी एक साहस का काम होता है। लेकिन अब आपका तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मरता क्या ना करता, तो आप पहुंच जाते हो डीसी ऑफिस। फॉलोअप आपको खुद ही करना है, क्योंकि वो पैसा आपका है, वो मतलब वो किसी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको फॉलोअप करना है, तब जाके होगा। तो आप डीसी ऑफिस जाते हैं, वहाँ आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि साहब ये आरसी ऑर्डर है हमारा, इसको थोड़ा फास्ट इशू करा दीजिए। डीसी साहब कहते हैं ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप 4 दिन बाद आइए, मैं फ़ाइल को भेज रहा हूँ कंसर्न तहसीलदार को, और उसके बाद आप तहसील में जाके अपना पता करो। तो कंसर्न तहसील जहाँ से रिकवरी होनी है, वो तहसीलदार को नोटिंग लगा के फ़ाइल भेज देते हैं। अब ये फ़ाइल जाते जाते अनदर 2 महीने का समय लग जाता है, जिसमें कि तो 3 नोटिस सर्व हुए। ये सारा काम होते होते आरसी सर्टिफिकेट इशू होते होते आपको साल लग गया। पहले ऑर्डर आया 6 महीने में, कंप्लायंस कराने में करीब 5-6 महीने बर्बाद हो गए। उसके बाद आरसी इशू हुई, आरसी इशू होकर डीसी के पास गई, डीसी के पास से ऑर्डर होने में फर्दर तहसीलदार को अनदर 2 महीने। तो अब आप 12-13 महीने ऑलरेडी अपने गंवा चुके हैं। फिर आप जाता है वो सब नायब तहसीलदार या तहसीलदार के ऑफिस में, जो कि स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। फ़ाइल पहुंची है, वहाँ इतनी पुरानी फाइलें लगी हुई हैं, और प्रमोटेड अफसर होते हैं ज़्यादातर, ये भी सरकारी अफसर होते हैं। और आपको पता है तहसीलों में क्या हाल है, हम शब्दों से ना बोलें ज़्यादा बेटर है। मतलब हिंदुस्तान में मोदी जी ने काफ़ी कुछ सुधार दिया, पर तहसीलें नहीं सुधर पा रही, कोई उपाय ही नहीं हो पा रहा मतलब। पर चलो एनीवे, जो सिस्टम है, कहते हैं ना, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, तो जैसा है उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। अब तहसील में पहुंचा मामला, अब आप तहसीलदार के पास जाते हो, उनको बताते हो, वो भी देखता है फाइल। अच्छा, 70 लाख का फ्लैट था और इंटरेस्ट के साथ 1 करोड़ ले रहे हो, ये तो अच्छा यार, कौन थे जज साहब? वो आपसे पूछ रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि गरीब आदमी ने लोन लेकर के किसी तरह से, वो अफसर ये देख रहा है कि अच्छा यार तुमको 1 करोड़ मिल जाएगा। अच्छा ठीक है मैडम, इधर आइए। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, ये इसमें जो है आप बिल्डर को बोलिए कि एक बार मिले हमसे। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो, सपोज़ आप थोड़े से हिम्मत वाले हो, कि सर मिलना जुलना बाद में, पहले आप उनको नोटिस तो भेजिए। तो कहता हाँ नोटिस के लिए ही बोल रहा हूँ, नोटिस भेजूँगा तभी तो आके मिलेगा। चलो इनको भाई नोटिस भेजो, इनको बोलो कि आप फटाफट ये पैसे करें, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट अपने कानून के हिसाब से आपसे रिकवरी लेगी। तो बिल्डर के पास अब नोटिस गया इनका, उन्होंने फिर कंप्लायंस नहीं की, उनको करनी ही नहीं भैया। तो वो तहसीलदार साहब के पास मिले, कहते सर, उनका वकील गया। अब वो वकील बहुत सीनियर वकील है यार, जहाँ पे कमीशन में और रेरा एजुकेटिंग अथॉरिटी उस वकील के सामने हेलो हाय करके बात करती थी। तो तहसीलदार साहब भी खड़े हो गए, कहते अरे सर आप, अच्छा आपने लिया इनका केस? कहते हाँ ये क्या यार, कहते यार कोई फौजी है, हवलदार रिटायर हुआ है, ये डाला है, इसमें क्या किया जाए इसमें बताओ। तो कहते हैं देखो सर 1-2 नोटिस दे करके फिर बताते हैं हम कि इसमें कैसे करना है, पहले आप भेजो तो सही नोटिस, हम जवाब देते हैं। अब वो वहाँ से नोटिस जाएगा उसको, बिल्डर को, कि आप ये पैसा जमा करो, इतनी आपकी फ़ीस बनती है, अगर आप नहीं जमा करते हैं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। ये सारा प्रोसेस होते होते आपको 15-16 महीने लग जाते हैं, और आपको कुछ दिनों में लगता है कि बिल्डर के वकील ने तहसीलदार साहब से दोस्ती कर ली है, मेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर आप जाते हो, फिर आप कहते हो यार अब लगता है वकील कर ही लें कोई। फिर आप किसी वकील से मिलते हो, वकील साहब पढ़ते हैं, कहते नहीं ठीक है आपको रिकवरी सर्टिफिकेट मिल गया, मैं आपको पैसे दिला दूंगा। इसमें बस एक काम है कि इसमें एक रिट दाखिल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में। आर्टिकल 226 है हमारे संविधान में, जिसमें 5 तरह की रिट्स का प्रावधान दिया गया है। इसमें हैबियस कॉर्पस है, मेंडमस है, सर्टोरी है। तो इसमें स्पेसिफिक मेंडमस नाम की एक रिट होती है जो फाइल की जाती है, जिस रिट में हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो कंसर्न अधिकारी को ऑर्डर देते हैं, हिदायत देते हैं कि आपकी ये नियत ड्यूटी बनती है और इस ड्यूटी का आप पालन करें, अन्यथा हाई कोर्ट की ऑर्डर की अवमानना समझा जाएगा और आपको फिर सज़ा हो सकती है। तो जैसे ही वो रिट का ऑर्डर पहुंचता है, अब रिट आप फाइल करेंगे उसमें 3 से 4 महीने उसमें भी लगता है न्याय मिलने में। अब आप करीब 18-19 महीने नीचे आ चुके हैं। बनाया किस लिए गया था कानून कि 6 महीने में आपको रिफंड हो जाएगा, 6 महीने में एक कानून ये करेगा। तो कानून में सज़ा का प्रावधान नहीं है, पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। टाइम वैसे तो मतलब जिस पर्पस से बना था वो पर्पस डिफीट हो रहा है। अब इसमें सिर्फ इतना हो जाता कि अगर कोई ऐसा मामला लंबित है तो सबसे पहले बिल्डर को अंदर कर दो, जेल भेज दो उसको, 6 महीने उसकी जमानत ना हो, नॉन बेलेबल फॉर 6 मंथ कर दीजिए। उसके बाद वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है, जमानत हो सकती है। और जब वो अंदर रहे उसी समय उसकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के एसेट्स को सारों को आपको अटैच करने की पावर होनी चाहिए।
इतना भर हो जाए, मैं कहता हूँ मजाल है कि कोई गड़बड़ कर ले, लेकिन वो हो नहीं सकता ना, वो हो नहीं सकता, क्योंकि बिल्डर लॉबी जो है वो कई ऐसे संगठनों से जुड़ी हुई है जिसके कारण वो करना हिंदुस्तान में अभी तो असंभव है। बाकी देखिए कोशिश तो कर रहे हैं, देश भी कर रहा है, हम सब भी कर रहे हैं, बस ये है कि संघर्ष को जारी रखना चाहिए। अब भाई मेंडमस का आपको रिट का ऑर्डर मिला, और रिट के ऑर्डर की कंप्लायंस जब नायब तहसीलदार या तहसीलदार के पास जाती है तो कुर्सी हिल जाती है उनकी। अरे कहते यार हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, अरे अरे अच्छा बुलाओ यार वो फौजी को बुलाओ ज़रा। अब आपको बुलाया गया, आप पहुँचे, कहते अच्छा तुमने हाई कोर्ट में केस कर दिया। अब एक तरफ तो आपको न्याय नहीं मिल रहा, लेकिन वो उसको निगेटिव ले रहे हैं कि मतलब तुमने हमारे अगेंस्ट में कर दिया। तो कहते आप यही कहोगे कि बाबूजी आपके अगेंस्ट में नहीं, कि हमारे पैसे दिला दो यार, हमको क्या लेना देना आपसे। कहते नहीं ठीक है, मैं इस पर एक्शन लेता हूँ। फिर आप सीरियस लेवल पे, क्योंकि एक बार हाई कोर्ट से आ गया तो आपकी चाहे जितनी दोस्ती हो जिससे भी, फिर आप अपने पोस्ट को, अपनी चेयर को आप रिस्क में नहीं डालेंगे। तो फिर वो वकील को बुलाते हैं, बिल्डर के वकील को, और उसको समझाते हैं कि भाई देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कमांड से बाहर निकल गई, मामला हाई कोर्ट में है, तो अब आप बिल्डर को बोलो कि इनके पैसे रिफंड करें। तो कैलकुलेशन करते हैं बिल्डर को। इसमें बीच में जो हमने सारा प्रोसेस बताया, बीच में बिल्डर्स को ऑर्डर के अगेंस्ट में जब रेरा से ऑर्डर होता है पैसे रिफंड करने का, तो उसको अपील का भी अधिकार है। अगर वो अपील में चला गया तो और लटक जाता है मामला, रेरा की जो अपीलेट अथॉरिटी होती है। लेकिन जनरली कोई बिल्डर जाता नहीं, क्योंकि अपील करने के लिए 30% से लेकर के 100% पैसा पहले बिल्डर को जमा करना पड़ता है। तो अगर उसको जमा करना होता तो कस्टमर कोई ना दे देता कि यार चलो खेड़ा छुड़ाते हैं, पीछा छुड़ाते हैं इससे, तो अपील करते नहीं है। इसलिए मैंने अपील वाला जो टॉपिक था उसको चर्चा नहीं की। अब जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गए, प्रॉपर वैसे मेंडमस की रिट का ऑर्डर आ गया, तो तहसीलदार सख्त कार्रवाई करता है और वो उनको बोलता है कि हम आपके जो स्टेट का रेवेन्यू होता है उसके आधार पे हम आपसे पैसे की रिकवरी करेंगे, प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, नीलाम करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो वो कहते हैं नहीं सर कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सीधे बिल्डर फिर जाता है हाई कोर्ट में और उस रिट को खारिज करने की एप्लीकेशन डालता है कि साहब ये रिट गलत हुई है, ये एक्सपार्टी हुई है, इसमें मुझे सुना ही नहीं गया। ये मेंडमस की जब रिट फाइल हुई थी तो मेरे को सुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए था। वकील अगर अच्छा होता है तो वो उस रिट पे दोबारा से रिवोक हो जाती है, रिट मेंडमस का ऑर्डर रिवोक हो जाता है। फिर दोबारा से ये होता है कि चलो भाई तुमको भी सुने, तो अगेन मामला लटकता है। लेकिन जनरली हाई कोर्ट के जो अच्छे जजेस हैं, जो हाई कोर्ट में नॉर्मली ट्रू न्याय मिलता है, तो वो उस समय अपनी रिट अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर एक बार तारीखें तो पड़ती हैं। उसके बाद कोर्ट कहती है कि आप जमा कराओ, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टियां अटैच होंगी। तो इस तरह करते करते 2.5 से 3 साल के अंदर जा करके ये स्थिति आती है कि अब बिल्डर कंपेल्ड है कि वो आपको पैसा वापस करे। अब बिल्डर दिमाग लगाता है कि यार ये तो पंगा हो गया, पैसे वापस करने पड़ेंगे, और एक को वापस करेंगे तो कई लोग हो जाएंगे। तो कहते हैं इसका कोई और सॉल्यूशन। तो कहता है सर देखो प्रोजेक्ट तो हमारा चल नहीं रहा, क्यों ना हम अपने किसी ठेकेदार से NCLT में अपने ऊपर केस करा दें और हम कह दें कि भैया हम तो दिवालिया हो गए। रेरा से न्याय मिलने में इतना समय लगा, 2 साल 2.5 साल लग गए आपको पूरी जद्दोजहद लड़ाई लड़ने में, मानसिक तनाव में रहते हुए। उसके बाद पैसा तो रिकवरी छोड़ो, वो तो कुछ हुआ नहीं। बिल्डर ने दूसरा रास्ता क्या अख्तियार किया कि भारत में IBC लॉ के तहत एक NCLT करके कानून बनाया गया था नया। ये बनाया गया था उन कंपनियों के लिए जो चल नहीं पा रही, उनको चलाने के लिए कोई सिस्टम बनाने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि मतलब पूरा ब्लड निकाल के दूसरा खून चढ़ाएंगे तभी साफ़ होगा। करप्शन इस हद तक बढ़ गया है। तो बिल्डर अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को भेजा, कहते यार तेरा 10 लाख का क्लेम बनता है, तो जाके कोर्ट में बोल कि मैं तेरे को पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे को पूरे पैसे नगद दे दूंगा, कैश दे दूंगा, पर तू मेरे ऊपर केस कर दे, और तेरा 10 लाख बनता है मैं तेरे को 15 लाख दूंगा। तो कहते सर इसका फ़ायदा, कहते फ़ायदा ये है कि यार हूँ मैं पैसे देना नहीं चाहता किसी के, तो मैं बस अपने आप को दिवालिया घोषित कर दूंगा। प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा, माल बिक नहीं रहा, जो नई कंपनी आएगी वो देखेगी या फिर नीलाम करके लोगों को पैसे दिए जाएंगे। तो वो ठेकेदार या वो एम्प्लॉई जिसकी सैलरी ड्यू हो, इस तरह से 8-10 या कुछ ऐसे बिल्डर के ही कस्टमर होते हैं जो उनके ही इन्वेस्टर होते हैं, वो भी केस फाइल कर सकते हैं कि हमें कब्जा मिलने में लेट हो रहा है, हमें पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो वो NCLT में अपील कर देते हैं। और NCLT में गया नहीं कि सारा का सारा प्रोसेस मॉरिटोरियम में चला जाता है, सभी मुकदमे साइनेडाइज हो जाते हैं, मतलब जो जहाँ है वैसे के वैसे निलंबित हो जाते हैं। फिर NCLT की कार्रवाई चलती है 2.5 साल 3 साल। उसके बाद कस्टमर को उसमें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे करके होम बायर्स को क्रेडिटर्स की लिस्ट में डाला है, लेकिन वहाँ कोई कुछ नहीं, सिर्फ बैंकों की सुनवाई होती है, बैंक के अनुसार वो निर्णय होते हैं।
कस्टमर्स की भी वोटिंग राइट्स हैं, बट उसकी बहुत ही नगण्य वैल्यू है, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। और उसके बाद फिर 3-4 साल चलता है मामला, तब तक पता है होता क्या है, आप भूल ही जाते हो, आप उस पैसे को डिलीट कर देते हो, आप ज़िंदगी को दोबारा जीना शुरू कर देते हो, आप दोबारा कमाई करते हो और इस बार आप वो प्रॉपर्टी खरीदते हो जो बिल्कुल तैयार है, जो रेडी टू मूव है। आप डरते हो, अगर कोई फ़ोन भी आ जाता है कि सर हम नया प्रोजेक्ट लेके, आप कहते भैया फ़ोन काटो, मुझे नहीं बात करनी। तो इसलिए मैं आप सबसे, जो लोग भी ये पूरा वीडियो देखा, जिन्होंने बीच में छोड़ दिया, उनके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन जिन्होंने पूरा वीडियो देखा उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में जा करके जिसको भी रेरा से न्याय मिला हो, जिस भी राज्य की सरकार के रेरा से जिसको भी न्याय मिला हो, जिसको अपने पैसे रिफंड मिल गए हों, वो प्लीज़ कमेंट्स में आकर के कमेंट्स करें और गाइड करें लोगों को कि किस प्रकार से उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा और कैसे उनको पूरा रिफंड तक अपने केस को वो लेके गए। और जिन लोगों को न्याय नहीं मिला, जो NCLT और रेरा के तहत परेशान घूम रहे हैं, वो सब भी कमेंट्स में आओ और लेटेस्ट हैशटैग रेरा एंड NCLT जस्टिस करके या कुछ भी इस तरह से हम एक मुहिम स्टार्ट करें, जिससे हमारी आवाज़ इन बड़ी बड़ी लॉबी वाले बिल्डरों से हट करके, जब एक बार आम जनता इस आवाज़ को उठाएगी तो ये आवाज़ देश के प्रधानमंत्री तक, देश के लॉ मिनिस्टर तक, देश के सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज़ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सो मोटो पावर होती है, अगर कोई कानून लचर पचर है तो उस कानून में वो सुधार अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। दोबारा से लॉ कमीशन में ये कानून जा सकता है और इसमें सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान हो, तब जाके न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख करके अगला वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट्स में जा कर के ज़रूर बताओ, अगर आप भी सफ़रर हो तो आप ज़रूर बताओ, अपना फ़ोन नंबर लिखो, लेटेस्ट फॉर्म ए ग्रुप, लेटेस्ट फॉर्म ए कम्युनिटी। अगर उसमें हमें एक बार वो कम्युनिटी बने, फिर हम उसमें प्लान कर सकते हैं कि हम इस कम्युनिटी को आगे कैसे लीड करें, क्योंकि कानून बनने से कुछ नहीं होता, कानून को सही ढंग से लागू कराने से न्याय मिलता है। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। अगला वीडियो मैं रेरा में कंप्लेन कैसे फाइल होती है इसका बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूं। धन्यवाद।